तनु त्रिपाठी, आइए 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में नजर डालते हैं और सुपर 5 में दिखाते हैं आपको 5 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। देश में प्रधानमंत्री कार्यालय का पता आज से बदल जाएगा। ये कार्यालय आज़ादी के बाद से साउथ ब्लॉक में संचालित हो रहा था, लेकिन अब प्रधानमंत्री कार्यालय का नया पता सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में सेवा तीर्थ 1 के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सेक्रेटरी का कार्यालय और सेवा तीर्थ 3 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी कि अजीत डोभाल का कार्यालय पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पीछे यही एक मंशा थी कि एक ही जगह पर सभी कार्यालय आसपास हों, ताकि किसी भी तरीके की कोई प्लानिंग करनी हो या फिर कोई मीटिंग करनी हो तो सभी को बुलाने की आवश्यकता ना पड़े, सारे विभाग एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हो सकें। आज़ादी के बाद से प्रधानमंत्री का कार्यालय साउथ ब्लॉक में संचालित किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा के आने के बाद यह कार्यालय अब शिफ्ट हो रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 7 RCR यानी कि रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर भी 7 लोक कल्याण मार्ग कर दिया था। उनके इस सोच से साफ तौर पर यह पता चलता है कि आम लोगों से जुड़े हुए नाम रखना और कल्याणकारी लोगों के नाम रखने के पीछे ही ये पूरा मकसद था। कुछ दिनों के बाद प्रधानमंत्री का आवास भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के शिफ्ट किया जा सकता है और इसको लेकर ये बिल्कुल तैयारी पूरी कर ली गई है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पीछे एक बड़ी तैयारी की गई थी, जिसमें ये माना जा रहा था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जब लाया गया था ये एक हाई सिक्योरिटी जोन होगा, जहां पर कोई अन्य विभाग का शख्स पहुंच नहीं सकता। हालांकि इस कार्यालय के शिफ्ट होने के बाद से आम लोगों का ये भी मानना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की शक्तियां भी बढ़ेंगी और साथ ही आपसी विभागों का सामंजस्य भी पहले से बेहद बेहतर होगा। केजीएमयू में महिला डॉक्टर के साथ शारीरिक शोषण करने और उसका अवैध धर्मांतरण करने की कोशिश के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी जांच एसटीएफ को सौंप दी है। एसटीएफ ने अपनी पूरी जांच जो है वो शुरू कर दी है और एसटीएफ की टीम आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां पर 2012 में डॉक्टर रमीजुद्दीन ने एमबीबीएस में दाखिला लिया था। रमीजुद्दीन ने इस दौरान 2012 से लेके 2018 तक एक हॉस्टल में भी रुका और यहीं पर एक इस्लामिक मेडिकोज ग्रुप बनाया गया, जिसमें ये बताया जाता है कि दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में आरोपी डॉक्टर परवेज की भी भूमिका सामने आई है, क्योंकि डॉक्टर परवेज भी एमडी में वहां पर दाखिला लिए हुए था, लिहाजा दोनों संपर्क में थे। और इस इस्लामिक मेडिकोज ग्रुप के जरिए जहां मुस्लिम छात्रों को जोड़ा जा रहा था, वहीं जो टॉपर छात्राएं हैं उनको जोड़ करके उनका अवैध धर्मांतरण करने का सिंडिकेट संचालित किया जा रहा था। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि डॉक्टर रमीजुद्दीन जब फरारी काट रहा था, इस दौरान उसके जो तमाम मोबाइल हैं, जब उनकी पड़ताल की गई तो ये बड़ा खुलासा हुआ कि कई ऐसे अकाउंट्स हैं जिनके जरिए डॉक्टर रमीजुद्दीन को फंडिंग की गई। इसके अलावा डॉक्टर रमीजुद्दीन ने भी एक अकाउंट में तकरीबन 7 लाख की रकम ट्रांसफर की थी। अब एसटीएफ इस बात की पड़ताल कर रही है कि आखिर ये फंडिंग का खेल कहां और किन किन लोग तक फैला है। इसके अलावा सिर्फ केजीएमयू से लेके आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज ही नहीं, अन्य जगहों पर भी एसटीएफ की नजर है, क्योंकि एसटीएफ का ये मानना है कि कहीं ना कहीं यह अवैध धर्मांतरण का बड़ा सिंडिकेट है। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली कार ब्लास्ट में परवेज का नाम सामने आया, उसको आरोपी बनाया गया और डॉक्टर रमीजुद्दीन और परवेज आपस में एक दूसरे को जान रहे थे, लिहाजा अब एसटीएफ ये भी पड़ताल कर रही है कि कहीं रमीजुद्दीन का इस पूरे दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में भी कहीं ना कहीं सहभागिता या उसका संपर्क तो नहीं रहा। इसके अलावा डॉक्टर रमीजुद्दीन को लेकर के एसटीएफ ये भी पड़ताल कर रही है कि अभी तक किन किन महिलाओं को इसके जरिए अपना शिकार बनाया गया और कितनी और महिलाएं हैं जिनको ये लोग फंसाने की फिराक में थे। संगम की रेती पर दुनिया का सबसे बड़े सनातन का मेला माघ मेले का औपचारिक शुरुआत 3 जनवरी पौष पूर्णिमा स्नान के साथ ही हो चुका है। मकर संक्रांति का स्नान 2 दिनों तक है। आज खट तिला एकादशी होने के कारण भोर से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए गंगा, जमुना और अदिति सरस्वती के त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच चुके थे। भोर से ही हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और आज रात्रि वो यहाँ पर ज्यादातर स्नानार्थी रुकेंगे और कल मकर संक्रांति के उदया तिथि में स्नान के बाद अपने अपने घरों के लिए रवाना हो जाएंगे। इस बार
प्रशासन ने मिनी कुंभ के तर्ज पे माघ मेला को बसाया है। माघ मेले का जो दायरा है वो भी बढ़ा दिया है, पांटून पुलों की संख्या भी बढ़ाई गई है और साधु संत भी यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि और माघ मेलों में अखाड़ों के साधु संत नहीं आते थे, लेकिन इस बार शैव अखाड़े से जुड़े हुए जो साधु संत हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और धूनी रमा चुके हैं। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो माघ मेले में कुल 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी की तैनाती कर दी गई है, जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीएसी और सिविल पुलिस के साथ खुफिया इकाइयों को भी सक्रिय कर दिया गया है। पूरे मेले को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है। हालांकि माघ मेले का दूसरा स्नान पर मकर संक्रांति का स्नान है और जिस तरीके से श्रद्धालुओं का रेला यहाँ पर पहुंच रहा है, पूरा संगम नोज स्नानार्थियों से खचाखच भरा हुआ है। लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन का अनुमान है कि 2 दिनों में 70 से 80 लाख ऐसे श्रद्धालु हैं जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए इस संगम की रेती पर पहुंचेंगे। उसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी की है और आने और जाने का जो निर्धारित मार्ग है उसको भी निश्चित किया है। यानी जो श्रद्धालु स्नान के लिए आ रहे हैं वो निर्धारित मार्ग स्नान करने के बाद उनको निर्धारित मार्गों से ही शहर की ओर जाना है। किसी भी श्रद्धालुओं को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसके लिए लंबा चौड़ा घाट बनाया गया है, डीप वाटर बैरिकेडिंग लगाई गई है। वहां पे जल पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ गोताखोरों की तैनाती की गई है। तो इस तरह लंबे चौड़े घाट पर भोर से ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु। संभल के चर्चित सीओ अनुज चौधरी और उनके साथी पुलिसकर्मियों के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज किया जाएगा। संभल की सीजीएम अदालत ने पुलिस अफसर और उसके कई साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के आदेश दिए हैं। यह मामला नवंबर 2024 में हुए संभल दंगे से जुड़ा हुआ है। तारीख थी 24 नवंबर 2024 और पीड़ित का नाम है आलम, जो ठेली पर बिस्किट और रस बेचा करता था। संभल की शाही मस्जिद विवाद को लेकर इस इलाके में उस दिन बड़ी भीड़ इकट्ठा थी। आरोप है कि तभी आलम के सामने सीओ अनुज चौधरी ने संभल के कोतवाल अनुज तोमर और उनके साथियों को गोलियां चलाने का आदेश दिया। गोलियां चली और उनमें से 3 गोलियां आलम को लगी। घायल बेटे को उसके बूढ़े पिता कई अस्पतालों में इलाज के लिए लेकर गए, लेकिन संभल शहर में उन्हें उस दिन इलाज नहीं मिला। फिर उन्होंने घटना छुपाकर मेरठ के एक अस्पताल में आलम का इलाज कराया, गोली निकलवाई। अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने के बाद आलम के पिता ने इस मामले में केस दर्ज कराने के लिए अफसरों को तहरीर भी दी, मगर पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। सीजीएम अदालत में लंबी सुनवाई और पुलिस की रिपोर्ट्स दाखिल होने के बाद 9 जनवरी 2026 को केस दर्ज करने का आदेश हुआ है, मगर पुलिस ने इस मामले में अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक खबर के जवाब में संभल पुलिस ने लिखा है कि वह इस मामले में अदालत में अपील करने जा रहे हैं। इसी तरह के एक और मामले में दिसंबर 2025 को सीजीएम अदालत ने पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। यह मामला जुड़ा हुआ है ओमवीर से, जो बदायूं जेल में बंद थे, लेकिन उसी वक्त हुई एक लूट की वारदात का उनको आरोपी बना दिया गया और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई। पुलिस ने उस मामले में भी अभी तक केस दर्ज नहीं किया है। देखिए, 18 दिन पूर्व बेहजुई कस्बा कोतवाली में एक निर्माणाधीन मार्केट में एक शव पाया जाता है। शव मिलने की सूचना पर कोतवाली पुलिस जाती है और मौके पर लोगों की भीड़ जुटती है। भीड़ जुटने के साथ साथ पुलिस उसकी शनाख्त कराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शनाख्त नहीं हो पाती है। लेकिन पुलिस उसके वीडियो और जो फोटो थे उनको सोशल मीडिया पर वायरल करती है। वायरल के आधार पर उस ये पता लग कर आता है निकल कर कि उसका जो भाई है अनिल कुमार, वो उत्तराखंड रहता है और वो सोशल मीडिया पर उसके फोटो देखता है और पहचान करते हुए वो बेहजुई कस्बा आता है और उसको पहचान करता है कि जो डेड बॉडी मिली है वो सुशील नाम के व्यक्ति की मिली है, वो मेरा भाई है। ये पहचान करने के बाद वो पुलिस के सामने पेश होता है और पुलिस सुशील कुमार के नाम पर उसको पीएम करा देती है और पीएम कराने के बाद उसकी जो डेड बॉडी है वो उनके परिजनों को सौंप देती है। परिजन उस डेड बॉडी को लेकर घर जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं, दाह संस्कार करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के उसका जो मामला है वो खत्म हो जाता है। लेकिन 18 दिन बाद परसों फिर वही व्यक्ति
जिस व्यक्ति के नाम का पीएम किया गया था वो व्यक्ति बैजू घूमने जाता है, तो वहाँ के जो बस्ती के लोग हैं वो चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तेरे नाम की जो डेड बॉडी है उसका पीएम करा दिया गया है और तू जिंदा है। इन बातों को देखकर वो चौंक जाता है और घबराते हुए कोतवाली बहजोई पहुंचता है और पुलिस के सामने पेश होकर कहता है, साहब मैं तो जिंदा हूँ। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है और उसके परिजनों को बुलाती है तो परिजन भी कहते हैं कि हाँ ये अच्छी है, भगवान का शुक्र है कि हमारा भाई जिंदा निकला। लेकिन वो पुलिस ने चौंकाने वाली बात यह है कि जब वो जिंदा है तो वो पहले जो पीएम किया गया था आखिर वो किसका था। इन सब बातों को लेकर के पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और वो व्यक्ति जो आया था सुशील कुमार नाम का जिंदा व्यक्ति, उसको उसकी बहन को, जो बहन बदायूं जनपद किसी गांव में रहती है, वहां से बुलाकर उनको सौंप दिया जाता है। और अब जो पुलिस है वो इस जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि वो जो डेड बॉडी मिली तो आखिर किसकी थी और वो कहाँ से लाकर फेंकी गई। क्यों कि जो सब देखकर लगता था कि वो हत्या कर सब फेंका गया था, क्योंकि उसके चोट के निशान थे, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, उसके हाथ भी जो था वो टूटा हुआ था। मतलब कुल मिलाकर हत्या कर सब फेंका गया था। ये बहजी कोतवाली की कस्बा का मामला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर